पिनैकल 26,000 जीके। आज शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। इसमें पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव की वह अवस्था जो व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करती है वो है गैसीय अवस्था। द्रव की वह अवस्था जो व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करती है वह है गैसीय अवस्था। तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जलवाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? संघनन। जलवाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है निक्षेपण। गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है निक्षेपण। जब कपूर को गर्म किया जाता है तो ठोस से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जब कपूर को गर्म किया जाता है तो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस से गैस में। प्रावस्था संक्रमण की प्रक्रिया जो जमाव के विपरीत है वो है ऊर्ध्वपातन। प्रावस्था संक्रमण की प्रक्रिया जो जमाव यानी डिपोजिशन के विपरीत है वो है ऊर्ध्वपातन। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कपूर, आयोडीन, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड ये सब जो है वो कुछ उदाहरण है ऊर्ध्वपाती सामग्रियों के। कपूर एक ऊर्ध्वपाती सामग्री है, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन करता है, नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपाती सामग्री है। गर्म होने पर ठोस से द्रव में अचानक बदल जाना एक विशेषता है क्रिस्टलीय ठोस की। गर्म होने पर ठोस से द्रव में अचानक बदल जाना एक विशेषता है क्रिस्टलीय ठोस की। गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है। यह समझाया गया है पेम्बा प्रभाव द्वारा। गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है, यह समझाया है पेम्बा प्रभाव। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम की गणितीय अभिव्यक्ति है P कुल = P1 + P2 + P3 स्थिर T और V पर। डाल्टन के आंशिक दाब नियम की गणितीय अभिव्यक्ति है P कुल = P1 + P2 + P3 .. स्थिर T और V पर। प्लाज्मा को प्रायः चौथी अवस्था कहा जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो पदार्थ की पांचवी अवस्था मानी जाती है। बकमिंस्टर फुलरिन में कार्बन परमाणु की कुल संख्या कितना है? 60। बकमिंस्टर फुलरिन में कार्बन परमाणु की कुल संख्या है 60। शुष्क बर्फ, अमोनिया क्लोराइड, नैफ्थलीन, कपूर ये सब जो है वो उदाहरण है ऊर्ध्वपातनीय पदार्थों के। वे बल जो परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से उत्पन्न होते हैं आकर्षक बल उत्पन्न करते हैं जो कम दूरी पर कार्य करते हैं वो है लंदन परिक्षेपण बल। वे बल जो परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से उत्पन्न होते हैं आकर्षक बल उत्पन्न करते हैं जो कम दूरी पर कार्य करते हैं उन्हें लंदन परिक्षेपण बल कहते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो जो स्थान घेरती हो वो कहलाती है क्या? द्रव्य। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो और स्थान घेरती हो वो द्रव्य कहलाती है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण कैसी घटना है? सतही परिघटना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ का ठोस से गैसीय अवस्था में प्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। किसी पदार्थ का ठोस से गैसीय अवस्था में प्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठोसों का पिघलना, गैसों का द्रवीकरण और द्रवों का वाष्पीकरण ये सब जो है वो भौतिक परिवर्तन है। ठोसों का पिघलना, गैसों का द्रवीकरण और द्रवों का वाष्पीकरण ये सब जो है वो भौतिक परिवर्तन है।
सूर्य और तारे किसकी उपस्थिति के कारण चमकते हैं? प्लाज्मा की। सूर्य और तारे जो है वो प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण चमकते हैं। अति सक्रिय और अति उत्तेजित कणों से युक्त अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। अति सक्रिय और अति उत्तेजित कणों से युक्त अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ को किन 5 मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। भारतीय दार्शनिक जो थे वो वस्तु को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, वो हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और वे निरंतर गति में होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और निरंतर गति में होते हैं। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तापमान और दबाव में परिवर्तन के द्वारा। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण। वह प्रक्रिया जहाँ जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है क्या? संघनन। वह प्रक्रिया जहाँ जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है संघनन। निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन विशेषताएं हैं ठोसों की। निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन ये सब जो है वो विशेषताएं हैं ठोसों की। आयनीकृत गैस से बनी द्रव्य की अवस्था है प्लाज्मा। आयनीकृत गैस से बनी द्रव्य की अवस्था है प्लाज्मा। न्यूनतम अंतरा आणविक स्थान विशेषता है ठोसों की। न्यूनतम अंतरा आणविक स्थान विशेषता है किसकी? ठोसों की। वाष्प अवस्था को द्रव अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है संघनन प्रक्रिया द्वारा। वाष्प अवस्था को द्रव अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है संघनन प्रक्रिया द्वारा। द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा। द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा। न तो निश्चित आयतन और न ही निश्चित आकार होता है किसका? गैसों का। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। सूखे बर्फ का उपयोग प्रदर्शन मंच पर हवा में धुआं पैदा करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल प्रक्रिया एक उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। सूखे बर्फ का उपयोग प्रदर्शन मंच पर हवा में धुआं पैदा करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल प्रक्रिया एक उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। ज्वालामुखी से निकलने वाले सल्फर के वाष्प अक्सर चट्टानों पर परत बना देते हैं। इसमें शामिल प्रक्रिया एक उदाहरण है निक्षेपण का। ज्वालामुखी से निकलने वाले सल्फर के वाष्प अक्सर चट्टानों पर परत बना देते हैं। इसमें शामिल प्रक्रिया एक उदाहरण है निक्षेपण का। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। नैफ्थलीन पीले रंग की कालिख भरी लौ के साथ जलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह अधूरा दहन होता है। नैफ्थलीन पीले रंग की कालिख भरी लौ के साथ जलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह अधूरा दहन होता है। सोडियम क्लोराइड और नैफ्थलीन के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। सोडियम क्लोराइड और नैफ्थलीन के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा।
सोडियम क्लोराइड यानी लवण और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। परमाणु की संरचना यदि स्थिति तथा संवेग की अनिश्चितता बराबर है तो गति की अनिश्चितता होगी 1/2m रूट h बाई पाई 1/2m रूट h बाई पाई। गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कहलाती है क्या? आयनीकरण ऊर्जा। गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो है वो कहलाती है आयनीकरण ऊर्जा। वह धनावेशित कण जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर प्रतीत होता है उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। वह धनावेशित कण जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर प्रतीत होता है उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। 4f कक्षक में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कितने हैं? कौन कौन से हैं? तो n = 4, l = 3, m = +1 और s = +1/2 होंगे। 4f कक्षक में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी? तो n = 4, l = 3, m = +1 और s = +1/2। प्रमुख क्वांटम संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका मान है n = 1, 2, 3, 4 है। प्रमुख क्वांटम संख्या कक्षक का आकार और ऊर्जा निर्धारित करती है। प्रमुख क्वांटम संख्या जो है वो कक्षक का आकार और ऊर्जा निर्धारित करती है। n के मान में वृद्धि के साथ अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है और सूत्र हो जाता है n² द्वारा दी जाती है। n के मान में वृद्धि के साथ अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है और सूत्र n² द्वारा दी जाती है। अजीमुथल यानी कोणीय क्वांटम संख्या। अजीमुथल क्वांटम संख्या L को जाना जाता है कक्षीय कोणीय गति या सहायक क्वांटम संख्या के रूप में। अजीमुथल क्वांटम संख्या L को जाना जाता है कक्षीय कोणीय गति या सहायक क्वांटम संख्या के रूप में। n के दिए गए मान के लिए L का संभावित मान होगा 0, 1, 2, n-1। n के दिए गए मान के लिए L का संभावित मान होगा 0, 1, 2, n-1। प्रत्येक कोश में एक या एक से अधिक उपकोश या उपस्तर होते हैं। प्रत्येक कोश में एक या एक से अधिक उपकोश या उपस्तर होते हैं। चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या m कक्षक के अभिविन्यास को निर्दिष्ट करता है। चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या mi कक्षक के अभिविन्यास को निर्दिष्ट करती है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या ms। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या ms से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन के स्पिन का अभिविन्यास। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या ms से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन के स्पिन का अभिविन्यास। किसी पृथक परमाणु के नाभिक के केंद्र और सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी को कहा जाता है परमाणु आकार यानी परमाणु त्रिज्या। किसी पृथक परमाणु के नाभिक के केंद्र और सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी को कहा जाता है परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। नोट: परमाणु आकार शब्द किसी परमाणु की त्रिज्या को संदर्भित करता है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23 मोल। अवोगाद्रो संख्या का मान है 6.022 × 10⁻23 मोल। एक कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने का सूत्र है 2n², जहां n कक्षा संख्या है। एक कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने का सूत्र होता है 2n², जहां n कक्षा संख्या है। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके परमाणु के संबंध में पाए गए हैं? C12 के। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके परमाणु के संबंध में पाए गए हैं? तो C12 के।
हीलियम परमाणुओं को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है जो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं? अल्फा किरणें। हीलियम परमाणुओं को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं? अल्फा किरणें। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। प्रोटॉन। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋणावेशित कण है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। रेडियोधर्मिता विशेषता है नाभिक की। रेडियोधर्मिता विशेषता है नाभिक की। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1/2000 गुना होता है प्रोटॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1/2000 गुना होता है प्रोटॉन का। हाइड्रोजन का सबसे भारी और एकमात्र रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसके नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं वो है ट्राइटियम। हाइड्रोजन का सबसे भारी और एकमात्र रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसके नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं वो है ट्राइटियम। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रोटॉन होते हैं। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रोटॉन होते हैं। परमाणविक द्रव्यमान को जिस परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से के बराबर द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया है वह है कार्बन 12 परमाणु। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष आवेश क्रमशः हैं +1 और 0। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष आवेश क्या है? तो प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है +1 और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश है 0। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग बराबर होता है द्रव्यमान संख्या के। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 23 U। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 U। परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण क्या है? दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाद्रो संख्या। परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाद्रो संख्या। तीसरी कक्षा या एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 18। तीसरी कक्षा या एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 18। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है यह समझाया गया है रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल द्वारा। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है यह समझाया गया है रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल द्वारा। हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है। हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है। क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? द्विपरमाणुकता। क्लोरीन की परमाणुकता है द्विपरमाणुक। ऐसे तत्व जिनमें 3 से अधिक परमाणु होते हैं वो कहलाते हैं क्या? बहुपरमाणुक। ऐसे तत्व जिनमें 3 से अधिक परमाणु होते हैं वह बहुपरमाणुक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें 3 परमाणु होते हैं वह कहलाते हैं त्रिपरमाणुक। ऐसे तत्व जिनमें 3 परमाणु होते हैं वो कहलाते हैं त्रिपरमाणुक। बोरोन और फ्लोरीन की संयोजकताएं क्रमशः क्या है? 3 और 1। बोरोन और फ्लोरीन की संयोजकताएं हैं 3 और 1। फॉस्फोरस की परमाणुकता है टेट्राएटामाइट यानी चतुष्परमाणुक। फास्फोरस की परमाणुकता है टेट्राएटामिक चतुष्परमाणुक।
द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी आणविक संरचनाओं को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र है डैश वेज फॉर्मूला। द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी आणविक संरचनाओं को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र है डैश वेज फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n² में n दर्शाता है क्या? कोष संख्या को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n² में n दर्शाता है कोष संख्या को। ओजोन O3 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है कितना? 3। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है 3। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। वह तत्व जो हाइड्रोजन से मिलकर जल बनाता है वो क्या है? ऑक्सीजन। वह तत्व जो हाइड्रोजन से मिलकर जल बनाता है वह है ऑक्सीजन। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है 4। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर है। यदि क्रिकेट की गेंद एक नाभिक को दर्शाती है तो एक परमाणु की त्रिज्या होगी लगभग 5 किलोमीटर। यदि क्रिकेट का गेंद जो है अगर नाभिक को दर्शाती है तो परमाणु की त्रिज्या होगी लगभग 5 किलोमीटर। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जेम्स चैडविक को। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है किसको? जेम्स चैडविक को। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जेम्स चैडविक को। पहला इलेक्ट्रॉन कोष धारण कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को। पहला इलेक्ट्रॉन कोष जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही धारण कर सकता है। लिथियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 3। लिथियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है 3। कैल्शियम और आर्गन एक उदाहरण है समभारी की जोड़ी का। कैल्शियम और आर्गन एक उदाहरण है समभारी की जोड़ी का। संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं परमाणु के बाह्यतम कोश में। संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं परमाणु के बाह्यतम कोश में। फॉस्फोरस की परमाणुकता है चतुष्परमाणुक। फॉस्फोरस की परमाणुकता है चतुष्क परमाणुक। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन के चारों ओर ऋणायनों की कुल संख्या होती है 6। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन के चारों ओर ऋणायनों की कुल संख्या होती है 6। परमाणु रासायनिक रूप से आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। कार्बन 12 के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है कितना? 6.022 × 10⁻23। कार्बन 12 के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.02 × 10⁻23। आणविक रूप में सल्फर S में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 8। आणविक रूप में सल्फर में परमाणुओं की संख्या होती है 8। परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में जिस समस्थानिक को चुना गया है वह है कार्बन 12। परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में जिस समस्थानिक को चुना गया है वह है कार्बन 12। सभी नोबल यानी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक तत्व है। सभी नोबल गैसें जो है वो एक परमाणुक तत्व है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब जो है वो द्विपरमाणुक तत्व है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब जो है वो द्विपरमाणुक तत्व है। फॉस्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5। फॉस्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को कहा जाता है समभारिक यानी आइसोबार्स।
जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है उन्हें कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है उन्हें कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। सेलेनियम, सल्फर और फॉस्फोरस। सेलेनियम, सल्फर और फॉस्फोरस बहुपरमाणुक तत्व हैं। सेलेनियम, सल्फर और फॉस्फोरस बहुपरमाणुक तत्व हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12U और 1U है। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12U और 1U है। ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कहलाते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कहलाते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है यूरेनियम 92-235 और प्लूटोनियम 94-239। एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग कहलाता है आणविक द्रव्यमान। एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग कहलाता है आणविक द्रव्यमान यानी मोलिक्यूलर मास। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? 3। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं हाइड्रोजन के अतिरिक्त। सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं हाइड्रोजन के अतिरिक्त। द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक का अंतर बराबर होता है न्यूट्रॉन संख्या के। द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक का अंतर बराबर होता है न्यूट्रॉन संख्या के। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पथ में। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पथ में। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में उपस्थित होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में उपस्थित होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। किसी तत्व के सबसे बाह्य कोश को कहा जाता है क्या? संयोजी कोश यानी वैलेंस सेल। किसी तत्व के सबसे बाह्य कोश को कहा जाता है संयोजी कोश यानी वैलेंस सेल। परमाणु की स्थिरता का वर्णन किया गया है नील बोर के मॉडल द्वारा। परमाणु की स्थिरता का वर्णन किया गया है नील बोर के मॉडल द्वारा। बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। ऋणावेशित आयन को कहा जाता है क्या? एनायन। ऋणावेशित आयन को कहा जाता है एनायन और धनावेशित आयन को कहा जाता है कैटायन। ऋणावेशित आयन को एनायन, धनावेशित आयन को कैटायन। किसी पदार्थ के एक मोल में इकाइयों की संख्या कहलाती है एवोगैड्रो की संख्या। किसी पदार्थ के एक मोल में इकाइयों की संख्या कहलाती है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। एवोगैड्रो संख्या बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
कक्षकों में रखे गए इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते ऊर्जा के क्रम में वर्णन किया गया है ऑपव सिद्धांत द्वारा। कक्षकों में रखे गए इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते ऊर्जा के क्रम में वर्णन किया गया है ऑफबाउ सिद्धांत द्वारा। कैथोड किरण का प्रयोग प्रथम बार किया गया था जे थॉमसन द्वारा। कैथोड किरण का प्रयोग प्रथम बार किया गया था जे थॉमसन द्वारा। तुल्यांकी भार में परिवर्तन होता है संयोजकता वैलेंसी के साथ। तुल्यांकी भार में परिवर्तन होता है संयोजकता के साथ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से कहा जाता है न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से कहा जाता है न्यूक्लियॉन। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र है 2n²। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र है 2n²। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कणों का विक्षेपण इंगित करता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कणों का विक्षेपण इंगित करता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान घेरता है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कणों का विक्षेपण इंगित करता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान घेरता है। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्रिप्टॉन यानी Ar3d10 4s2 4p6। इनर्ट गैस आर्गन के बाद 3d10 4s2 4p6। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर के सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। हीलियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है हाइड्रोजन। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है हाइड्रोजन। आर्गन में 3 कोश होते हैं और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन में 3 कोश होते हैं और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान के। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान के। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। फॉस्फोरस के एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5। फॉस्फोरस के एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। कोई तत्व स्थिरता तब प्राप्त करता है जब वह डुप्लेट या ऑक्टेट की अवस्था प्राप्त करता है। कोई तत्व स्थिरता तब प्राप्त करता है जब वह डुप्लेट या ऑक्टेट की अवस्था प्राप्त करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3। किसी परमाणु की त्रिज्या का उपयोग परमाणु आकार को मापने के लिए किया जाता है। किसी परमाणु की त्रिज्या का उपयोग परमाणु आकार को मापने के लिए किया जाता है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार तत्व आपस में जुड़ते हैं निश्चित अनुपात में। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार तत्व जो है वो आपस में जुड़ते हैं निश्चित अनुपात में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाजित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है वो क्या है? अविभाजित है। एक तत्व A सूत्र A3O4 के साथ एक ऑक्साइड बनाता है तो A की संयोजकता कितनी है? 4। एक तत्व A सूत्र A3O4 के साथ एक ऑक्साइड बनाता है तो A की संयोजकता 4 होगी। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। किसी परमाणु की संयोजकता निर्धारित होती है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। किसी परमाणु की संयोजकता निर्धारित होती है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है उसके प्रोटॉनों की संख्या द्वारा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो निर्धारित होता है उसके
प्रोटॉनों की संख्या द्वारा। हाइड्रोजन का एक रेडियो समस्थानिक ट्राइटियम है। हाइड्रोजन का एक रेडियो समस्थानिक क्या है? ट्राइटियम है। फॉस्फोरस की परमाणुकता चतुष्परमाणुक है। फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुष्परमाणुक। वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। 2D सतह पर 3D आणविक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने का सूत्र है डैश वेज सूत्र। 2D सतह पर 3D आणविक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने का सूत्र है डैश वेज सूत्र। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन के एक अणु होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन के कितने अणु? एक अणु होते हैं। अल्फा कण द्विआवेशित आयन होते हैं हीलियम के। अल्फा कण जो है वो द्विआवेशित आयन होते हैं किसके? हीलियम के। परमाणु संरचना में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऊर्जा स्तर क्रमशः है के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष। प्रथम ऊर्जा स्तर के, दूसरा ऊर्जा स्तर एल, तीसरा ऊर्जा स्तर एम और चौथा ऊर्जा स्तर है एन। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। कैल्शियम का परमाणु भार 40.078 यू है। कैल्शियम का परमाणु भार कितना है? 40.078 यू। किसी परमाणु के n कोष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? 32। किसी परमाणु के n कोष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 32। एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। मेथेन अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 5। मेथेन अणु में परमाणुओं की संख्या है 5। मैग्नीशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एम कोष में। मैग्नीशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो एम कोष में उपस्थित होते हैं। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। कैथोड रेखाएं इलेक्ट्रॉनों की किरणें होती है। इलेक्ट्रॉनों की किरणें होती है कैथोड रेखाएं। परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक से। परमाणु जो है वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक से। समभारिक का निर्माण किसके उत्सर्जन से होता है? बीटा किरण। समभारिक का निर्माण जो है वो बीटा किरण के उत्सर्जन से होता है। उस नाभिकीय अभिक्रिया की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक भारिक नाभिकीय लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है? वो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। उस नाभिकीय अभिक्रिया की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है? उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण होते हैं कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु नाभिक के। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है वह किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु नाभिक के। एक पतली सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो एक परमाणु के केंद्र में धनात्मक आवेशित नाभिक की उपस्थिति का सुझाव देता है वह दिखाया गया था रदरफोर्ड द्वारा। एक पतली सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो एक परमाणु के केंद्र में धनात्मक आवेशित नाभिक की उपस्थिति का सुझाव देता है वह दिखाया गया था रदरफोर्ड द्वारा।
साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन का उपयोग प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है -13.6 eV। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 13.6 eV। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग कहलाता है प्रोटॉन। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग जो है वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन। ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आबद्ध होते हैं लघु परिसर प्रबल अन्योन्य क्रिया द्वारा। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आबद्ध होते हैं लघु परिसर प्रबल अन्योन्य क्रिया द्वारा। किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान होता है नाभिक में। किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान होता है नाभिक में। धातु, अधातु और मिश्र धातु। धातु, अधातु और मिश्र धातु मोटर वाहन अपशिष्ट का सबसे खतरनाक धातु। मोटर वाहन अपशिष्ट का सबसे खतरनाक धातु। मोटर वाहन अपशिष्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है क्या? सीसा। सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है कौन सा? सीसा। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एकमात्र धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है वो है पारा। एकमात्र धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है वो क्या है? पारा। जिंक सल्फाइड यानी ZnS, जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है कृंतकनाशक के रूप में। जिंक सल्फाइड यानी ZnS का उपयोग किया जाता है कृंतकनाशक के रूप में। एक ऐसा अभिकर्मिक जो सोना और प्लेटिनम का विघटन कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। एक ऐसा अभिकर्मक जो सोना और प्लेटिनम का विघटन कर सकता है उसको एक्वा रेजिया कहते हैं। भूपर्पटी में उपस्थित 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है पोटेशियम। भूपर्पटी में उपस्थित 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है पोटेशियम। भूपर्पटी में उपस्थित सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। भूपर्पटी में उपस्थित सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अधातु है ऑक्सीजन। एक अधातु जो प्रज्वलित तीखी गंध वाला गहरे लाल भूरे रंग का द्रव्य है वो है ब्रोमीन। एक अधातु जो प्रज्वलित तीखी गंध वाला गहरे लाल भूरे रंग का द्रव है वो है ब्रोमीन। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सा था? तांबा। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है तांबा। तांबा, चांदी, ग्रेफाइट ये सब जो है वो कुछ उदाहरण है जो विद्युत के सुचालक होते हैं। तांबा, चांदी, ग्रेफाइट ये सब कुछ जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है एक्वा रेजिया। 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है एक्वा रेजिया। मैग्नीशियम, सोना, सोडियम और आयरन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सोडियम। मैग्नीशियम, सोना, सोडियम और आयरन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा। सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा में सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सा है?
सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा ये सब जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। निकेल, कोबाल्ट तथा कॉपर, निकेल, कोबाल्ट तथा कॉपर ये सब संक्रमण धातुएं हैं। निकेल, कोबाल्ट तथा कॉपर ये सब जो है वो संक्रमण धातुएं हैं। वेरी ग्रीन प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला धातु आयन है जिंक या कॉपर। वेरी ग्रीन प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला धातु या आयन है जिंक या कॉपर। आयरन यानी Fe, आयरन Fe, मैंगनीज Mn, मरकरी Hg, क्रोमियम Cr में से 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता वाला तत्व है मैंगनीज। आयरन, मैंगनीज, मरकरी, क्रोमियम में से 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता वाला तत्व है मैंगनीज। ड्यूरालुमीन एक मिश्र धातु है जो बनी है एल्यूमिनियम और कॉपर से। ड्यूरालुमीन एक मिश्र धातु है जो बनी हुई है एल्यूमिनियम और कॉपर से। जाइरोस्कोप, स्प्रिंग्स, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चांदी सा सफ़ेद धातु है बेरिलियम। जाइरोस्कोप, स्प्रिंग्स, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चांदी सा सफ़ेद धातु है बोरेलियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक कुछ उदाहरण हैं अर्ध धातु के। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये सब जो है कुछ अर्ध धातु के उदाहरण हैं। वह धातु जो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वह है कौन सा? चांदी। वह धातु जो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वो है चांदी। जर्मेनियम, पोलोनियम, टेल्यूरियम कुछ उदाहरण हैं उपधातुओं के। जर्मेनियम, पोलोनियम, टेल्यूरियम ये सब जो है वो उपधातुएं हैं। वह तत्व जिसका सर्वाधिक उपयोग सौर सेल के निर्माण के लिए किया जाता है वो है सिलिकॉन। वह तत्व जिसका सर्वाधिक उपयोग सौर सेल के निर्माण के लिए किया जाता है वो है सिलिकॉन। बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम उदाहरण हैं उपधातुओं के। सिलिकॉन को गैलियम के साथ मिलाए जाने से बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। सिलिकॉन को गैलीलियम के साथ मिलाए जाने से बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। लोहे पर ग्रीस, पेंट और जस्ता का लेप लगाने से जंग लगने से बचाया जाता है। लोहे पर ग्रीस, पेंट और जस्ता का लेप लगाने से जंग लगने से बचाया जाता है। किसी अन्य धातु पर किसी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है विद्युत लेपन। किसी अन्य धातु पर किसी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है विद्युत लेपन। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो बना है टीन और लेड से। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो बना है टीन और लेड से। निकेल, आयरन, कोबाल्ट कुछ उदाहरण हैं चुंबकीय पदार्थ के। निकेल, आयरन, कोबाल्ट कुछ उदाहरण हैं चुंबकीय पदार्थ के। सोना और चांदी के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है इलेक्ट्रम। सोना और चांदी के मिश्रण से बनी मिश्र धातु कौन सा है? इलेक्ट्रम। विभिन्न रूपों में विद्यमान कार्बन एक अधातु है। विभिन्न रूपों में विद्यमान कार्बन एक अधातु है। पारा हमेशा एक घटक होती है अमलगम में। पारा हमेशा एक घटक होती है अमलगम में। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं जो कि कारण बनते हैं अम्लीय वर्षा का। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं जो कि कारण बनते हैं अम्लीय वर्षा का। तांबा और जस्ता के संयोजन से बनने वाली मिश्र धातु है डच धातु।
तांबा और जस्ता के संयोजन से बनने वाली मिश्र धातु है डच धातु। नोट, डच धातु पीतल का एक रूप है और इसमें 80 से 85% तांबा और 15 से 20% जस्ता मिलाया जाता है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। धातुओं को पीटकर पतली शीट बनाने का गुण कहलाता है आघातवर्धनीयता यानी मैलिबिलिटी। धातुओं को पीटकर पतली शीट बनाने का गुण कहलाता है आघातवर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। वह तरल पदार्थ जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है उसे अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। वह तरल पदार्थ जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी घोल सकती है उनको अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातु की बात करें तो पोटेशियम सबसे क्रियाशील है, उससे कम है सोडियम, सोडियम से कम बेरियम, बेरियम से कम है कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से भी कम हो गया जिंक, जिंक से कम आयरन, आयरन से कम है निकल, निकल से कम टीन, टीन से कम सीसा, सीसा से कम है तांबा, तांबा से कम पारा, पारा से कम हो गया चांदी और चांदी से कम हो गया सोना, सोना से भी कम होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो सबसे कम प्रतिक्रिया वाला धातु है और पोटेशियम जो है वो सर्वाधिक प्रतिक्रिया वाला धातु है। धातुओं की आयनीकरण एंथैल्पी निम्न होती है। धातुओं की आयनीकरण एंथैल्पी जो है वो निम्न होती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं वह कहलाता है तन्यता यानी डक्टिलिटी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं वह कहलाता है तन्यता यानी डक्टिलिटी। बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेल्यूरियम उदाहरण हैं उपधातु। बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेल्यूरियम उदाहरण हैं उपधातु। पोटेशियम और सोडियम तीव्र अभिक्रिया करते हैं ठंडे जल के साथ। पोटेशियम और सोडियम तीव्र अभिक्रिया करते हैं ठंडे जल के साथ। वह खनिज जिसमें अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है, वह खनिज जिसमें अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है वो है मैग्नीशियम। कीसेराइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। टीन और लेड के संयोग द्वारा बनने वाली मिश्र धातु कौन सा है? सोल्डर। टीन और लेड मिलाने से सोल्डर बनता है। एलईडी अर्धचालकों में प्रयुक्त धातु कौन सा है? गैलियम। एलईडी अर्धचालकों में प्रयुक्त धातु है गैलियम। वह धातु जो हवा में नम CO2 के साथ अभिक्रिया करती है और हरे रंग की परत प्राप्त कर लेती है वो है तांबा। वह धातु जो हवा में नम CO2 के साथ अभिक्रिया करती है और हरे रंग की परत प्राप्त कर लेती है वो है तांबा। एकमात्र धातु जो जीवाणुरोधी है वो कौन सा है? तांबा। एकमात्र धातु जो जीवाणुरोधी है वो है तांबा। कॉन्स्टेंटन एक मिश्र धातु है तांबा और निकेल का। कॉन्स्टेंटन एक मिश्र धातु है तांबा और निकेल का। कमरे के तापमान पर विशिष्ट गंध वाली एक हरी पीली गैस है कौन सा? क्लोरीन। कमरे के तापमान पर विशिष्ट गंध वाली एक हरी पीली गैस है क्लोरीन। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके H2 और NaOH उत्पन्न करता है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला और पेट्रोलियम उदाहरण है अधात्विक खनिज के। अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला और पेट्रोलियम उदाहरण है अधात्विक खनिज के।
टीन, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी और सीसा उदाहरण है धात्विक खनिज के। टीन, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी और सीसा उदाहरण है धात्विक खनिज के। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक। सर्वाधिक धात्विक मानव निर्मित तत्व है फ्रांसियम। सर्वाधिक धात्विक मानव निर्मित तत्व है फ्रांसियम। सर्वाधिक धात्विक प्राकृतिक तत्व है सीजियम। सर्वाधिक धात्विक प्राकृतिक तत्व है सीजियम। धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकेल और क्रोमियम का। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकेल और क्रोमियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातु है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और बंध बनाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और बंध बनाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है धनायन बनाने के लिए। धातुएं इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागती है धनायन बनाने के लिए। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जो है वो क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं जो है वो क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड। वह धातु जो संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनाती है वो है कौन सा? तांबा। वह धातु जो संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनाती है वो है तांबा। वह अधातु जिसके अपरूप विद्युत का संचालन करते हैं कार्बन। वह अधातु जिसके अपरूप विद्युत का संचालन करते हैं कौन सा? कार्बन। वह तत्व जिसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने में किया जाता है वो है सिलिकॉन। वह तत्व जिसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने में किया जाता है वो है सिलिकॉन। धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है वो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है वो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं धातुएं। उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं धातुएं। उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु। उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु। X एक कठोर, चमकदार, आघातवर्ध्य, तन्य और ध्वनि युक्त तत्व है तो X क्या है? X एक धातु है। Y एक नरम, गैर चमकदार, गैर ध्वनिक और गैर आघातवर्ध्य है तो Y क्या है? अधातु है। यानी धातु जो है वो कठोर, चमकदार, आघातवर्ध्य, तन्य और ध्वनि युक्त तत्व होता है और अधातु जो है वो नरम, गैर चमकदार, गैर ध्वनिक और गैर आघातवर्ध्य तत्व होता है। संक्षारण को रोकने के लिए एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का बनना कहलाता है क्या? एनोडीकरण। संक्षारण को रोकने के लिए एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का बनना कहलाता है एनोडीकरण। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु का यौगिक कहलाता है क्या? खनिज। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु का यौगिक कहलाता है खनिज। मोनोजाइट अयस्क है किसका? थोरियम का। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। संक्षारण को रोकने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन करने में प्रयुक्त धातु कौन सा है? जस्ता। संक्षारण को रोकने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन करने में प्रयुक्त धातु है जस्ता। इस्पात स्टील को कठोरीकृत करने से जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वे है मैंगनीज और कार्बन। इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें मैंगनीज और कार्बन मिलाया जाता है। बॉक्साइट, तांबा और लेड
अलौह धात्विक खनिज है। बॉक्साइट, तांबा और लेड अलौह धात्विक खनिज है। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उनको उपधातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उनको उपधातु कहते हैं। गैलेना अयस्क है सीसा का। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना अयस्क है सीसा का। एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है वो है ब्रोमीन। एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है वो है ब्रोमीन। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है वो है पारा। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है वो है पारा। पीतल मिश्रण है किसका? 30% जस्ता और 70% तांबा का। पीतल जो है वो मिश्रण है 30% जस्ता और 70% तांबा का। एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया में एल्यूमिनियम कार्य करता है अपचायक के रूप में। एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया में एल्यूमिनियम कार्य करता है अपचायक के रूप में। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं अधिक सघन होते हैं जल से। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं जल से अधिक सघन होते हैं। वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं वह कहलाता है शुद्ध पदार्थ। वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वह द्रव्य जिसे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है वह कहलाता है तत्व। वह द्रव्य जिसे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है वह कहलाता है तत्व। वह पदार्थ जो द्रव्य के एक से अधिक प्रकार के शुद्ध रूप से बना है वह कहलाता है मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना एक शुद्ध पदार्थ है यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना एक शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। जिंक अमलगम मिश्र धातु है जस्ता और पारा का। जिंक अमलगम मिश्र धातु है जस्ता और पारा का। तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी से कम ऊष्मीय चालकता वाली धातु है पारा। तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी से कम ऊष्मीय चालकता वाली धातु है पारा। ऊष्मीय चालकता का व्युत्क्रम कहलाता है ऊष्मीय प्रतिरोधकता। ऊष्मीय चालकता का व्युत्क्रम कहलाता है ऊष्मीय प्रतिरोधकता। आग से बचाव के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा जा सकता है मिट्टी के तेल में। आग से बचाव के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। मिश्र धातु उदाहरण है ठोस विलयन का। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु जो है वो उदाहरण है ठोस विलयन का। यदि धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो धातु ए धातु बी से अधिक क्रियाशील है। यदि धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो धातु ए धातु बी से अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है सोना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जो परिष्कृत धातु को अधिक स्थिर ऑक्साइड में परिवर्तित करती है वो कहलाती है संक्षारण। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जो परिष्कृत धातु को अधिक स्थिर ऑक्साइड में परिवर्तित करती है वह कहलाती है संक्षारण। पुलों, लोहे के रेलिंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं का क्षरण कहलाता है जिसका कारण है संक्षारण। पुलों, लोहे की रेलिंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं का क्षरण होता है जिसका कारण है संक्षारण। लोहे की स्थिति में संक्षारण कहलाता है जंग लगना। लोहे की स्थिति में संक्षारण जो है वो क्या कहलाता है? जंग लगना।
एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता जैसी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है ठंडे या गर्म जल के साथ। एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता जैसी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है ठंडे या गर्म जल के साथ। लोहा, तांबा, जस्ता जिसके प्रयोग से अपचयन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वह है कार्बन। लोहा, तांबा, जस्ता जिसके प्रयोग से अपचयन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वह है कार्बन। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं तीव्र अभिक्रिया करती है ठंडे जल के साथ। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं तीव्र अभिक्रिया करती है ठंडे जल के साथ। मैग्नीशियम तीव्र अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ। मैग्नीशियम जो है वो तीव्र अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ। उच्च तापमान पर भी चांदी और सोना जिसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं वह है ऑक्सीजन। उच्च तापमान पर भी चांदी और सोना जिसके साथ अभिक्रिया नहीं करते वह है ऑक्सीजन। सबसे बाहरी कोश में अधातुओं में सामान्यतः 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी कोश में अधातुओं में सामान्यतः 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को जाना जाता है सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता धातु है पोटेशियम। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम। मैंगनीज, निकेल और क्रोमाइट उदाहरण है लौह खनिज का। मैंगनीज, निकेल और क्रोमाइट ये सब जो है वो उदाहरण है लौह खनिज का। कांस्य एक मिश्र धातु है जो कि बना हुआ होता है कॉपर और टीन से। कॉपर 90 से 93% और टीन 10 से 7% होता है। सोडियम ठंडे पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करके NaOH और H2 गैस बनाता है। सोडियम ठंडे पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करके NaOH और H2 गैस बनाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं जो धातुएं खुले में रखे जाने पर आग पकड़ लेती है वे हैं सोडियम और पोटेशियम। जो धातुएं खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है वे है सोडियम और पोटेशियम। एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। मोती का प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का प्राथमिक घटक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसी अन्य धातु के साथ पारा के मिश्रण या मिश्र धातु को कहा जाता है अमलगम। किसी अन्य धातु के साथ पारा यानी Hg के साथ मिश्रण मिश्र धातु को कहा जाता है अमलगम। सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्रमशः है पोटेशियम और प्लेटिनम। सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्रमशः है पोटेशियम और प्लेटिनम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शुष्क बर्फ। उच्चतम गलनांक वाली धातु शुद्ध रूप में है टंगस्टन W। उच्चतम गलनांक वाली धातु शुद्ध रूप में है टंगस्टन। आघातवर्धनीयता, तन्यता और कठोरता गुण है धातुओं की। आघातवर्धनीयता, तन्यता और कठोरता गुण होती है धातुओं के। खाद्य पदार्थ को लपेटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पन्नी है एल्यूमिनियम। खाद्य पदार्थ को लपेटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पन्नी है एल्यूमिनियम। दो धातुओं के मिश्रण को कहा जाता है मिश्र धातु। दो धातुओं के मिश्रण को कहा जाता है मिश्र धातु। फास्फोरस संग्रहित होता है जल में। फास्फोरस जो है वो संग्रहित होता है जल में। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है सोना। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है सोना। तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइट एक विलयन है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का। तांबे के विद्युत
अपघटनीय परिष्करण इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइट एक विलयन है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं वह कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं वह कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टीन ऑक्साइड कुछ उदाहरण हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टीन ऑक्साइड कुछ उदाहरण हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के। मिश्र धातु सोल्डर के घटक हैं लेड और टीन। मिश्र धातु सोल्डर के घटक हैं लेड और टीन। स्कूल की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि धातुएं ध्वनि युक्त होती है। स्कूल की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि धातुएं जो है वो ध्वनि युक्त होती हैं। वह प्रक्रिया जो विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण के माध्यम से धातु को टिकाऊ संक्षारण प्रतिरोधी फिनिश देती है वह कहलाती है एनोडाइजिंग प्रक्रिया। वह प्रक्रिया जो विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण के माध्यम से धातु को टिकाऊ संक्षारण प्रतिरोधी फिनिश देती है वह कहलाती है एनोडाइजिंग प्रक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनती है और इसे संक्षारण प्रतिरोधी बनाती है एनोडाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा। वह प्रक्रिया जिसमें एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनती है और इसे संक्षारण प्रतिरोधी बनाती है एनोडाइजिंग प्रक्रिया द्वारा। वह धातु जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है वो है प्लेटिनम। वह धातु जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है वह है प्लेटिनम। आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाली हरी लौ का कारण बेरियम की उपस्थिति है। आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाली हरी लौ का कारण क्या है? बेरियम की उपस्थिति। आतिशबाजी में उत्पन्न नीली लौ का कारण है कॉपर की उपस्थिति। आतिशबाजी में उत्पन्न नीली लौ का कारण है कॉपर की उपस्थिति है। आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाली पीली लौ का कारण है सोडियम की उपस्थिति। आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाली पीली लौ का कारण है सोडियम की उपस्थिति। आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाली चमकदार लाल लौ का कारण है स्ट्रोंटियम की उपस्थिति। आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाली चमकदार लाल लौ का कारण है स्ट्रोंटियम की उपस्थिति। क्वार्ट्ज दाब विद्युत पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है जो बना हुआ होता है सिलिकॉन का। क्वार्ट्ज दाब विद्युत पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है जो बना होता है सिलिकॉन का। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाती है। अधातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाती है अम्लीय ऑक्साइड। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाती है अम्लीय ऑक्साइड। वह धातु जो वायु के संपर्क में आने पर एक पतली ऑक्साइड परत विकसित कर लेती है वो है एल्यूमिनियम। वह धातु जो वायु के संपर्क में आने पर एक पतली ऑक्साइड परत विकसित कर लेती है वो है एल्यूमिनियम। सुपरफॉस्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? कैल्शियम। सुपरफॉस्फेट में उपस्थित धातु परमाणु है कैल्शियम। बिजली के फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ टीन और सीसा का मिश्रण होना चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक के। बिजली के फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ टीन और सीसा का मिश्रण होना चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक के। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण की बात करें तो अम्ल और क्षार के बीच की एक अभिक्रिया जिसके द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच की एक अभिक्रिया जिसके द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया।
अरंडी के बीज में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? रिकिनोलिक अम्ल। अरंडी के बीज में कौन सा अम्ल जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? रिकिनोलिक अम्ल। सरसों का तेल एक स्रोत है इरूसिक अम्ल का। सरसों का तेल इरूसिक अम्ल का एक स्रोत है। सोडा जल एक स्रोत है कार्बोनिक अम्ल का। सोडा जल जो है वो एक स्रोत है कार्बोनिक अम्ल का। नारियल का दूध एक स्रोत है लॉरिक अम्ल का। नारियल का दूध एक स्रोत है लॉरिक अम्ल का। मक्खन एक स्रोत है ब्यूटीरिक अम्ल का। मक्खन एक स्रोत है ब्यूटीरिक अम्ल का। वह रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों, उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है वो है नाइट्रिक एसिड। वह रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों, उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है वो है नाइट्रिक एसिड। मोहर का नमक लौह आयनों के अधिमानित स्रोत के रूप में विशेषणात्मक रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। मोहर का नमक लौह आयनों के अधिमानित स्रोत के रूप में विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। वह अम्ल जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। वह अम्ल जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसमें लिटमस का रंग लाल से नीले में परिवर्तित हो जाता है वो है क्षार में। किसमें लिटमस का रंग जो है वो लाल से नीले में परिवर्तित हो जाता है वो है क्षार में। किसमें लिटमस का रंग नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है वो है अम्ल में। किसमें लिटमस का रंग जो है वो नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है वो है अम्ल में। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। सिरका एक प्राकृतिक स्रोत है एसिटिक अम्ल का। सिरका एक प्राकृतिक स्रोत है एसिटिक अम्ल का। दही एक प्राकृतिक स्रोत है लैक्टिक अम्ल का। दही एक प्राकृतिक स्रोत है लैक्टिक अम्ल का। नींबू एक प्राकृतिक स्रोत है साइट्रिक अम्ल का। नींबू जो है वो एक प्राकृतिक स्रोत है साइट्रिक अम्ल का। इमली एक प्राकृतिक स्रोत है टार्टरिक अम्ल का। इमली एक प्राकृतिक स्रोत है टार्टरिक अम्ल का। किसी अम्ल के प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। किसी अम्ल के प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। किसी भी अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु आवश्यक होना चाहिए। किसी भी अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु आवश्यक होना चाहिए। वह अम्ल जिसका उपयोग उर्वरक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और रंजकों के निर्माण के लिए किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। वह अम्ल जिसका उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और रंजकों के निर्माण के लिए किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 4। एसिटिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 2। सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 2। सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में सोडियम ऑक्सीजन परमाणु की 2 संख्या है।
फॉस्फेरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 3। फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 3। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की कितनी संख्या है? 4। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है? 4। जल में उपस्थित घुले हुए लवण की मात्रा को दर्शाने वाले शब्द है लवणता। जल में उपस्थित घुले हुए लवण की मात्रा को दर्शाने वाला शब्द है लवणता। पोटेशियम लवण जो रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तर का उपचार या रोकथाम करता है वह है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम लवण जो रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तर का उपचार या रोकथाम करता है वह है पोटेशियम क्लोराइड। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होता है वो कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अम्ल जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह अम्ल जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। टमाटर में मुख्य रूप से उपस्थित अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में मुख्य रूप से उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आमाशय की अम्लता को निष्क्रिय करने के लिए एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आमाशय की अम्लता को निष्क्रिय करने के लिए एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तो इसका रंग बैंगनी होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तो इसका रंग जो है वो बैंगनी होता है। वह अम्ल जो सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है वह एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल होता है। वह अम्ल जो सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहलाता है। सरसों के तेल में पाया जाने वाला अम्ल इरूसिक अम्ल होता है। सरसों के तेल में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो इरूसिक अम्ल होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। चूने के पानी में पाया जाने वाला क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। चूने के पानी में पाया जाने वाला क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। मानव शरीर जिस पीएच सीमा में कार्य करता है वह है 7.0 से 7.8 तक। मानव शरीर जिस पीएच सीमा में कार्य करता है वह है 7.0 से 7.8 तक। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 है। अम्ल नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर लाल कर देता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर का रंग बदल करके लाल कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान है कितना? 10। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान है 10। लिटमस और हल्दी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। लिटमस और हल्दी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। संतरे में उपस्थित अम्ल है साइट्रिक अम्ल। संतरे में उपस्थित अम्ल है साइट्रिक अम्ल। अंगूर में उपस्थित अम्ल है टार्टरिक अम्ल। अंगूर में उपस्थित अम्ल है टार्टरिक अम्ल। बासी यानी रैंसिड मक्खन में उपस्थित अम्ल ब्यूटीरिक अम्ल है। बासी यानी रैंसिड मक्खन में उपस्थित अम्ल ब्यूटीरिक अम्ल है।
चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल मेथेनोइक अम्ल है यानी फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल है। पालक में पाया जाने वाला अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल है। पालक में पाया जाने वाला अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल है। विंडो क्लीनर में पाया जाने वाला क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। विंडो क्लीनर में पाया जाने वाला क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। टार्टरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है किसमें? इमली में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। लैक्टिक अम्ल जो है वो पाया जाता है किसमें? दही में। एक्वारेजिया में मौजूद सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है जिसका अनुपात है 3:1। एक्वारेजिया में मौजूद सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है जिसका अनुपात है 3:1। दांतों में सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। दांतों में सड़न तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से कम होता है। म्यूरिएटिक अम्ल दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। म्यूरिएटिक अम्ल दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जब किसी अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कमी हो जाती है। जब किसी अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कमी हो जाती है। पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? पोंटेज। पीएच में पी का पूर्ण रूप है पोंटेज। पीएच में एच का पूर्ण रूप क्या है? हाइड्रोजन आयन। पीएच में पी का पूर्ण रूप है पोंटेज। पीएच में एच का पूर्ण रूप है हाइड्रोजन आयन। वह अम्ल जो पाचन में सहायता करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह अम्ल जो पाचन में सहायता करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जर्मन रसायन शास्त्री जिन्होंने पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया वो है कोल्बे। जर्मन रसायन शास्त्री जिन्होंने पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया वो है कोल्बे। जल में घुलनशील क्षारक बेस कहलाता है क्षारीय। जल में घुलनशील क्षारक यानी बेस जो होता है वह क्षारीय या कहलाता है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जिसकी उच्च सांद्रता के कारण होती है वह है हाइड्रोजन। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जिसकी उच्च सांद्रता के कारण होती है वह है हाइड्रोजन। प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले लवण की प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले लवण की मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त शब्द है लवणता। प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले लवण की मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त शब्द है लवणता। भारत में पेयजल विनिर्देशन का स्वीकार्य पीएच माना जाता है 6.5 से लेकर के 8.5 तक। भारत में पेयजल विनिर्देशन का स्वीकार्य पीएच मान है 6.5 से लेकर के 8.5 तक। जेरेनियम के फूल, लाल पत्ता गोभी के पत्ते, पेटूनिया के फूल, ये सब जो है वो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। जेरेनियम के फूल, लाल पत्ता गोभी के पत्ते, पेटूनिया के फूल, ये सब जो है वो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। त्वचा पर चींटी के काटने को निष्क्रिय करने के लिए अनुशंसित क्षार पदार्थ है नीला या नम बेकिंग सोडा। त्वचा पर चींटी के काटने को निष्क्रिय करने के लिए अनुशंसित क्षार पदार्थ है गीला या नम बेकिंग सोडा। फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल। फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल। साबुन का पानी लिटमस पेपर का रंग बदल कर नीला कर देता है। साबुन का पानी जो है वो लिटमस पेपर का रंग बदल करके नीला कर देता है।
सामान्य दूध का पीएच मान होता है 6.7 से 6.9 तक। सामान्य दूध का पीएच मान होता है 6.7 से लेकर के 6.9 तक। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है लगभग 1.2। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? लगभग 1.2। सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच मान होता है लगभग 2.0 से लेकर के 4.0। सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच मान होता है लगभग 2.0 से लेकर के 4.0। संतरे के रस का पीएच मान होता है कितना? लगभग 3.7। संतरे के रस का पीएच मान होता है लगभग 3.7। ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फथलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। यहाँ ए हो सकता है सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फथलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। यहाँ ए हो सकता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पादित उत्पाद है हाइड्रोजन, क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पादित उत्पाद है हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH। लाल पत्ता गोभी के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। लाल पत्ता गोभी के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। मिथाइल ऑरेंज एक अम्ल क्षार सूचक है। मिथाइल ऑरेंज एक अम्ल क्षार सूचक है। वेनिला, लौंग और प्याज घ्राण सूचक है। वेनिला, लौंग और प्याज घ्राण सूचक है। अम्लीय शक्ति बढ़ती है H+ सांद्रता बढ़ने के साथ। अम्लीय शक्ति जो है वो बढ़ती है H+ सांद्रता बढ़ने के साथ। 7 से कम पीएच मान होते हैं अम्ल के। 7 से कम पीएच मान होते हैं किसके? अम्ल के। पीएच मान 7 होता है उदासीन का। पीएच मान जो है वो 7 होता है उदासीन का। 7 से अधिक पीएच मान होते हैं क्षार के। 7 से अधिक पीएच मान होते हैं क्षार के। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। वह अम्ल जिसका उपयोग एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है वह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। वह अम्ल जिसका उपयोग एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है वह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीकारक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीकारक है। विलयन में अतिरिक्त क्षार घोलने से हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है। विलयन में अतिरिक्त क्षार घोलने से हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में H+ आयन अम्ल से प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में H+ आयन जो है वो अम्ल से प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में OH- आयन क्षार से प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में OH- आयन जो है वो क्षार से प्राप्त होता है। K2SO4 का पीएच मान लगभग 7 होता है। K2SO4 का पीएच मान लगभग 7 होता है। CH3COOH H2CO3 दुर्बल अम्ल है। CH3COOH H2CO3 दुर्बल अम्ल है। जब किसी अम्ल को गर्म किया जाता है तो उसका पीएच मान घटता है। जब किसी अम्ल को गर्म किया जाता है तो उसका पीएच मान जो है वो घटता है। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है वो कहलाते हैं घ्राण यानी गंधीय सूचक। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है वो कहलाते हैं घ्राण यानी गंधीय सूचक। फेनोफ्थलीन एक अम्ल क्षार सूचक है। फेनोफ्थलीन एक अम्ल क्षार सूचक है।
प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं तथा इनका पीएच मान 7 के बराबर होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं तथा इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण क्षारीय होते हैं और इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण क्षारीय होते हैं और इनका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन उत्प्रेरित एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन उत्प्रेरित होता है क्षारीय KMnO4 और अम्लीय C2CR2O7 द्वारा। pH पैमाने की सीमा होती है 0 से 14 तक। pH पैमाने की सीमा कितनी होती है? 0 से लेकर के 14 तक। हल्दी और कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ कार्य करती है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के रूप में। हल्दी और कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ कार्य करती है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के रूप में। LiOH NH4OH BaOH उदाहरण हैं क्षार के। LiOH NH4OH BaOH उदाहरण हैं क्षार के। सूरजमुखी का पौधा उस मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है जिसकी pH सीमा 6.2 से लेकर के 6.7 होती है। सूरजमुखी का पौधा जो है वो उस मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है जिसकी pH सीमा जो है वो 6.2 से लेकर के 6.7 होती है। वाशिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। वाशिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। pH कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे क्षार जो अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं और वे क्षार जो कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वे अम्ल और क्षार जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं वे क्रमशः हैं H2CO3 और NaOH। वे अम्ल और क्षार जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं वो क्रमशः हैं H2CO3 और NaOH। आयोडीन विलयन का उपयोग जिसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है वह है स्टार्च। आयोडीन विलयन का उपयोग जिसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है वो है स्टार्च। स्टार्च का उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है आयोडीन विलयन। लाल पत्ता गोभी क्षारीय विलयन के साथ मिश्रित होने पर नीला हरा रंग उत्पन्न करता है। लाल पत्ता गोभी क्षारीय विलयन के साथ मिश्रित होने पर नीला हरा रंग उत्पन्न करता है। अम्ल नीले लिटमस को बदल देता है लाल में। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अमोनियम क्लोराइड का लवण बनता है HCl और NH4OH के मिश्रण से। अमोनियम क्लोराइड का लवण बनता है HCl और NH4OH के मिश्रण से। जब अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तब नदी के जल का pH मान घटता है। जब अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तब नदी के जल का pH मान जो है वो घटता है। जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है
तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता घटती है। जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता जो है वो घटती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 उदाहरण है प्रबल अम्ल के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 उदाहरण है प्रबल अम्ल के। साइट्रिक अम्ल C6H8O7, एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH उदाहरण है दुर्बल अम्ल के। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल ये सब जो है वो दुर्बल अम्ल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और लिथियम हाइड्रोक्साइड ये सब जो है वो उदाहरण है प्रबल क्षार के। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड ये सब जो है वो उदाहरण है प्रबल क्षार के। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2 उदाहरण है दुर्बल क्षार के। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड ये सब जो है वो उदाहरण है दुर्बल क्षार के। साधारण नमक का आणविक भार लगभग होता है 58 ग्राम पर मोल। साधारण नमक का आणविक भार जो है वो लगभग होता है 58 ग्राम पर मोल। कैलामाइन विलयन, कैलामाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट उपस्थित होता है। कैलामाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट जो है वो उपस्थित होता है। कैलामाइन विलयन राहत प्रदान करता है चींटी के काटने पर। कैलामाइन विलयन जो है वो राहत प्रदान करता है चींटी के काटने पर। लिटमस विलयन प्राप्त होते हैं लाइकेन से। लिटमस विलयन जो है वो प्राप्त होते हैं लाइकेन से। लैक्टिक अम्ल में उपस्थित कार्बन अणुओं की संख्या 3 है। लैक्टिक अम्ल में उपस्थित कार्बन अणुओं की संख्या 3 है। बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है आँखों को साफ करने में। बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है आँखों को साफ करने में। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन कहलाता है बफर विलयन। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन कहलाता है बफर विलयन। pH जितना कम होगा उतना ही अधिक होगी क्या? pH जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। pH जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। pH जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक होगी हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। pH जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। एस्कॉर्बिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है खट्टे फलों में। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है खट्टे फलों में। सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। सिरके में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का pH इंगित करता है दुर्बल अम्ल को। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का pH इंगित करता है दुर्बल अम्ल को। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह बदल जाता है नीले में। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह बदल जाता है नीले में। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जब जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है तब आयनीकरण और तनुकरण की घटना होती है। जब जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है तब आयनीकरण और तनुकरण की घटना होती है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट इक्वल टू लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट इक्वल टू लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्षार मिथाइल ऑरेंज का रंग बदल देता है पीले रंग में। जब मिथाइल ऑरेंज को क्षार से मिलाते हैं तो वह पीले रंग का हो जाता है। क्षार गुलाबी रंग देता है फिनोप्थलीन के साथ। फिनोप्थलीन क्षार गुलाबी रंग देता है फिनोप्थलीन के साथ। सार्वभौमिक संकेतकों में लाल रंग दर्शाता है 0 से लेकर के 3 pH मान को। सार्वभौमिक संकेतकों में लाल रंग जो है वो दर्शाता है 0 से लेकर के 3 pH मान को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, बेकिंग पाउडर, चूना, ये सब जो है वो क्षार हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, बेकिंग पाउडर और चूना ये सब जो है वो क्षार हैं। जल में अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन आयनों को। जल में अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन आयनों को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब कारण हैं अम्लीय वर्षा का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब के कारण हैं अम्लीय वर्षा का। क्षारीय विलयन हल्दी संकेतक का रंग पीला से लाल में बदल देता है। क्षारीय विलयन जो है वह हल्दी संकेतक का रंग पीला से लाल में बदल देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। वह पदार्थ जिससे अम्ल एवं क्षार की पहचान की जाती है वह कहलाता है सूचक या संकेतक। वह पदार्थ जिससे अम्ल एवं क्षार की पहचान की जाती है कहलाता है सूचक या संकेतक। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जब pH मान 3 से 6 में बदल जाता है तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है। जब pH मान 3 से 6 में बदल जाता है तो H+ आयन की सांद्रता जो है वो 1000 गुना कम हो जाती है। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नीला या लाल लिटमस पेपर जिसके संपर्क में आने पर अपना रंग नहीं बदलता है वह है शुष्क HCl गैस। नीला या लाल लिटमस पेपर जिसके संपर्क में आने पर अपना रंग नहीं बदलता है वह है शुष्क HCl गैस। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले एक विलयन का pH मान कितना होगा? 5 होगा। अमोनियम फॉस्फेट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अमोनियम फॉस्फेट की प्रकृति होती है अम्लीय। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। साधारण नमक यानी NaCl बना होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। साधारण नमक NaCl बना होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। विलयन जिनके pH मान 0 यानी 0 होते हैं वे सबसे प्रबल अम्ल होते हैं। विलयन जिनके pH मान 0 यानी 0 होते हैं वे सबसे प्रबल अम्ल होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं वो उदासीनीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार
अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वह प्रक्रिया जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनी अभिक्रिया। N2O, NO तथा CO सांद्र अम्ल के तनुकरण के लिए जल को सांद्र अम्ल में मिलाया जाता है। सांद्र अम्ल के तनुकरण के लिए जल को सांद्र अम्ल में मिलाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की क्षारीय प्रकृति होती है हाइड्रोक्साइड आयनों के उपस्थिति के कारण। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति होती है हाइड्रोक्साइड आयनों के उपस्थिति के कारण। वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन को छोड़कर हाइड्रोजन तथा अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रासिड्स। वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन को छोड़कर हाइड्रोजन तथा अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रासिड्स। शुष्क अमोनिया NH3 की कोई क्रिया नहीं होती है लिटमस पेपर पर। शुष्क अमोनिया NH3 की कोई क्रिया नहीं होती है लिटमस पेपर पर। N2O, NO तथा CO उदासीन ऑक्साइड हैं। N2O, NO तथा CO ये सब जो है वो उदासीन ऑक्साइड हैं। अधातुओं के वे ऑक्साइड जो जलीय विलयनों में महत्वपूर्ण रूप से अम्लीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं वे कहलाते हैं उदासीन ऑक्साइड। अधातुओं के वे ऑक्साइड जो जलीय विलयनों में महत्वपूर्ण रूप से अम्लीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं वे कहलाते हैं उदासीन ऑक्साइड। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं लवण। मौलिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सेब में। मौलिक अम्ल जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सेब में। ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा क्षारों को उदासीन करता है वो है अम्ल। ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा क्षारों को उदासीन कर देता है वो है अम्ल। ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन कड़वा स्वाद देता है लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्लों को उदासीन करता है वो है क्या क्षार। ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन कड़वा स्वाद देता है लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्लों को उदासीन करता है वो है क्षार। ऐसा उदासीन पदार्थ जिसका जलीय विलयन लिटमस को प्रभावित नहीं करता है वो है लवण। ऐसा उदासीन पदार्थ जिसका जलीय विलयन लिटमस को प्रभावित नहीं करता है वो है लवण। दही और सिरका का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। दही और सिरका का स्वाद जो है वो खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। वह अम्ल जिसे रासायनिक भाषा में सिरका कहा जाता है वो है एसिटिक अम्ल। वह अम्ल जिसे रासायनिक भाषा में सिरका कहा जाता है वह है एसिटिक अम्ल। चींटी के काटने के दौरान त्वचा में अंतःक्षेपित होने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के काटने के दौरान त्वचा में अंतःक्षेपित होने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल का एक रासायनिक सूत्र है HCl। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HCl। स्पर्श करने में साबुन जैसा स्वाद में कड़वा और संक्षारक गुण है क्षार के। स्पर्श करने में साबुन जैसा स्वाद में कड़वा और संक्षारक गुण है क्षार के। बिच्छुआ पौधे की पत्तियां एसिड स्रावित करती है जिसे छूने पर दर्दनाक चुभन होती है मेथेनोइक अम्ल। बिच्छुआ पौधे की पत्तियां एसिड स्रावित करती है जिसे छूने पर दर्दनाक चुभन होती है वो है मेथेनोइक अम्ल। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान जो है वो 7 से कम होता है। अंगूर में मुख्य रूप से पाया जाने वाला अम्ल है
टार्टरिक अम्ल। अंगूर में मुख्य रूप से पाया जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल। किसी क्षारीय रसायन को हल्दी के पेस्ट से अभिक्रियित करने पर वह लाल रंग प्राप्त कर लेता है। किसी क्षारीय रसायन को हल्दी के पेस्ट से अभिक्रियित करने पर वह लाल रंग प्राप्त कर लेता है। वह पीएच सीमा जिसके भीतर मानव शरीर काम करता है वह 7 से 7.8 तक है। वह पीएच सीमा जिसके भीतर मानव शरीर काम करता है 7 से 7.8 तक। चूने के पानी को दूधिया बनाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दूधिया बनाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, यह परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सूचक का। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, यह परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सूचक का। एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सब जो है वो कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सब जो है वो क्या है? कार्बनिक अम्ल हैं। अम्लीय वर्षा का तात्पर्य उस वर्षा से है जिसका पीएच मान जो है वो 5 से कम है। अम्लीय वर्षा का तात्पर्य उस वर्षा से है जिसका पीएच मान जो है वो 5 से कम है। शून्य के बराबर पीएच वाले विलयन को क्या कहा जाता है? शून्य के बराबर पीएच वाले विलयन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें अत्यधिक अम्लीय घोल कहा जाता है। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। हाइपोब्रोमस अम्ल का रासायनिक सूत्र HOBr है। हाइपोब्रोमस अम्ल का रासायनिक सूत्र HOBr है। दंत मंजन दांतों की सड़न को रोकता है अतिरिक्त अम्लता को निष्क्रिय करके। दंत मंजन दांतों की सड़न को रोकता है अतिरिक्त अम्लता को निष्क्रिय करके। पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण आयोडीन युक्त नमक है। पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण है आयोडीन युक्त नमक। टेबल सॉल्ट या खाने का नमक यानी NaCl बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। टेबल सॉल्ट या खाने का नमक NaCl बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। एंटासिड होते हैं क्षार। एंटासिड क्या होते हैं? क्षार होते हैं। बोरिक एसिड एक प्रकार का एसिड है जो अणु पानी से OH- आयनों को स्वीकार करता है और प्रोटॉन को छोड़ता है, लुईस एसिड। बोरिक एसिड एक प्रकार का एसिड है जो अणु पानी से OH- आयनों को स्वीकार करता है और प्रोटॉन को छोड़ता है, लुईस एसिड। शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है अत्यधिक अम्लीय विलयन। शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है अत्यधिक अम्लीय विलयन। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन का पीएच मान होता है उदासीन। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन का पीएच मान होता है उदासीन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा जल होता है अम्लीय प्रकृति का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा जल होता है अम्लीय प्रकृति का। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब उसका रंग होता है कैसा? बैंगनी। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब उसका रंग होता है क्या? बैंगनी।